नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात में एक बात करेंगे कि कथावाचक को लेकर इतना विवाद आखिर क्यों है। भागवत कथा बनी विवाद की कथा। तो इटावा में इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बीते बुधवार को एक महिला परीक्षित रेणु तिवारी ने एसएसपी कार्यालय पहुंची और कथावाचक पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया। महिला ने बताया कि वह कथावाचक को पूजनी मानती थी, लेकिन उनकी ये हरकतें सही नहीं थी। आगे महिला ने कहा कि शुरू में चुप्पी इसलिए साधी क्योंकि कथा खंडित न हो, लेकिन जब हरकतें बढ़ती गई तो कथावाचक से माफी भी मंगवाई गई। महिला ने यह भी बताया कि कथावाचक के झोले से 2 आधार कार्ड मिले, जिसमें एक पर उनका टाइटल अग्निहोत्री लिखा था और इसके पहले यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब कथावाचक यादव को ब्राह्मण न मानने और पहचान को लेकर मारपीट की गई थी। तो बताया गया कि उनकी चोटी काट दी गई और सिर के बाल भी मुंडवा दिए गए थे। अब महिला के लगाए गए छेड़खानी के आरोप ने पूरे मामले को ही एक नया मोड़ दे दिया है। बताते चले कि इस मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पीडीए को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और सरकार पर पीडीए को लेकर कई आरोप भी लगाए थे। वहीं पुलिस इन सभी आरोपों की जांच में भी जुट गई और तो और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर कथावाचक जाति क्यों छुपाए और 2 आधार कार्ड क्यों बनाए। हालांकि कथावाचक यादव की ओर से दर्ज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 को जेल भेज दिया। वहीं पर महिला किनारे से दिए गए शिकायती पत्र पर भी कथावाचक पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये गंभीर जो मामला है कथावाचक को लेकर के, पहले ये देखा गया कि कथावाचक को मारा गया और उसको लेकर के उसके बाल भी मुड़वा दिए गए, लेकिन इसके बाद कार्रवाई हुई, 4 को जेल भी डाल दिया गया था। देखो, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, अध्यक्ष जी बोल चुके और लोग बोल चुके, तो सब कुछ हो चुका है, बोल चुके हैं और अध्यक्ष जी के बाद में कोई बोलने का कोई महत्व नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, सत्य को सत्य, सही को सही कहना सीखें और कहें। नंबर दूसरा, चाहे हमें समझ में नहीं आता है कि ब्राह्मण का विरोध तो सब करते हैं, लेकिन टाइटल ब्राह्मण ही का पहनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। जहाँ देखो टाइटल ब्राह्मण को ले लो, कोई अग्निहोत्री लिखन लगो, कोई तिवारी लिखन लगो, और विरोध ब्राह्मण ही करते हैं। मित्र, गलत को गलत और सही को सही कहने का प्रयास करो, कहना सीखो, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो। धन्यवाद। भाई, ये घटना बहुत ही दुखद है कि 420 अपनी आईडी छुपा के वहाँ पे भागवत, देखो भागवत जिसको ज्ञान है वो भागवत कहेगा। भागवत करना और ज्ञान प्राप्त करना ये अलग बात है। हर समाज में अपने अपने संत हुए हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन भागवत के नाम पर वहाँ पे अश्लील महिलाओं के साथ हरकत करना, वहाँ पे अपनी आईडी छुपा के ब्राह्मण बन के वहाँ पे जाना, समझे। तो ये गाँव वालों को दुख हुआ जब महिलाओं के साथ बदतमीजी, महिलाओं ने अपने संरक्षक लोगों से कहा, अपने घर में परिवार से लोगों से कहा कि ये पंडित जी कैसे हैं, यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं, खाना खिला रहे तो हाथ पकड़ लिया मेरा। तो ये सब जब घटना हुई तो अब अभी इसमें आके उनके साथ हुई तो वो बोले मैं यादव हूँ, तो उनकी आप आईडी तो ब्राह्मण की, आईडी ब्राह्मण ही दिखा रहे थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिनने जो ब्राह्मण ने गलतियाँ की कि उनको मारपीट की, तो अभी तक किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। मुझे इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई कथा भागवत कोई भी पढ़े, लेकिन इस तरह से ये जो छल फरेब और झूठ फैलाया गया, ये जो अपना वितंडावाद किया गया, इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर आप में ज्ञान है तो आपको समाज पूजेगा। आप अकेले नहीं जाने कितने सर्वमान्य पूज्य हैं, किन किन के नाम लूं। सबसे ज्यादा घृणित तो स्थिति तो भूषण जी की थी, वहाँ शंकर जी जाते थे कथा सुनने, आपको पूरा सम्मान मिलता। लेकिन आपने ये जो वितंडावाद किया, आपने महिलाओं के साथ गंदे गंदे आपने
दुअर्थी संवाद करके उनसे चौले मजाक के की और उनको वो बाहुबली की तरह जो आपने गलत ढंग से छुआ, किसका बेटा ये स्वीकार कर लेगा। और हमें पता चला व्यक्तिगत रूप से कि उनकी चोटी या अपमान जो भी हुआ है वो उनके इस निंदनीय घृणित कर्म के कारण हुआ है, कथा पढ़ने के कारण कतई नहीं हुआ। डर तो ऐसा है कि इन लोगों की धमकियां बराबर आ रही हैं, फोन द्वारा भी आ रही हैं। लोग इधर से जाते हैं, अलियापुरा जो यादवों का गांव है, बहुत से लोगों से कहा अगर इधर से निकलना और बैठना बिल्कुल बंद कर दो और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरह का माहौल, डर का माहौल चल रहा है। उधर से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया लोगों ने। तो क्या आप लोगों को पुलिस की तरफ से गांव में सुरक्षा नहीं मिली? हाँ मिली है, सुनने को आई है कि गांव के बाहर लोग आग लगे हैं और है जो कुछ चल रहा है वो सब ठीक है, लेकिन अखिलेश का ऐसा नहीं करना चाहिए था कि एक तरफी वो बात कर रहे हैं। रेणु जी, किस तरह का माहौल है इस समय, कैसा आप अनुभव करते हैं और क्या प्रशासन से मांग करते हैं? भय का, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। माहौल कैसा बना हुआ है? भय का। तो कितना आप क्या चाहते हैं, जो आपने प्रार्थना पत्र दिया थी उस पे कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तक उस नहीं, कल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, जो हमने एप्लीकेशन दिया है उसके कार्रवाई हो। किस तरह का कोई माहौल, डर का माहौल कुछ महसूस करते हैं? हाँ, डर का माहौल है। ये यादवों की धमकी आ रही है। लोग बताते हैं कि यहाँ पे गाड़ी आ गई, 50 गाड़ी आ रही, 20 गाड़ी आ रही और इधर से लोग निकल नहीं रहे हैं। रास्ता तो ये है हरतना जाने के लिए, इधर से लोग गांव के नहीं निकल पा रहे हैं। मुंडन करेंगे, मारेंगे। तो भागवत कथा अब विवाद कथा बन चुकी है। चूंकि पहले कुछ और मामला सामने आया था, अब इस पूरे किस्से ने एक नया मोड़ ले लिया है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अरविंद दीक्षित, चूंकि बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव सिंह, सपा प्रवक्ता हैं, और गोविंद माधव शुक्ला, समाज सेवी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। सबसे पहले अभिनव सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अखिलेश यादव ने, जब ये पूरा मामला प्रसंग जो है सामने आया था, तूल पकड़ा था, तब अखिलेश यादव ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और जो पीड़ित था, जिसको गंजा किया गया था, उसको बुलाया गया था, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था। उस पर हुए प्रताड़ना को लेकर के उन्होंने ब्राह्मणों पर भी हमला किया था और पीडीए का उदाहरण दिया था। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर छेड़खानी का भी आरोप लग रहा है। रेणु परीक्षित, जो कि परीक्षित रेणु तिवारी है, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। देखिए, सबसे पहले के न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और जब किसी पे भी आरोप लगता है तो स्वाभाविक है कि अपने बचाव में क्या हुआ सर? रोडेट तो हमने कर रखा है, पर आपके में ही हो रहा है उल्टा। अभिनव जी, आप अपनी बात पूरी करिए। सर, आपको आवाज पहुंच रही है? अभिनव जी, आपको आवाज पहुंच रही है? अभिनव जी, आपको आवाज पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं? अरविंद दीक्षित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मामला देखा जा रहा है ब्राह्मणों को लेकर के, खास तौर पर अब ब्राह्मणों पर निशानेबाजी भी की जा रही है कि ब्राह्मणों, उनका काम ही है कथा बांचना, तो सिर्फ क्या ब्राह्मण ही कथा बांच सकते हैं और कोई नहीं बांच सकता? ऐसे भी कई तरह के जो बातें हैं निकलकर सामने आई, गंभीर आरोप भी लगाए गए, अखिलेश यादव द्वारा भी लगाए गए। तो सबसे पहले इसकी प्रतिक्रिया जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर। ये लिंक आपका बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इसको ठीक कराइए। देखिए, जहां तक ब्राह्मण की कथा करने की बात, जी सर, अनादिकाल से देखें तो हमने तो योग्यता को, कर्म को श्रेष्ठ माना है, जबकि वो मनुस्मृति में भी लिखा है
जन्मनो जायते शूद्रा संस्कारतः द्विजोच्यते और वेद पाठेति भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। भारतवर्ष की संस्कृत में, सनातन संस्कृत में सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे कि जो दूसरी जाति में जिनका शरीर जन्म लिया हो, उन्होंने अपनी स्किल से, अपनी तपस्या से पंडित बने, ब्राह्मण बने। और इसका आधार कई प्रकार से दिखाई देता है। जैसे महाभारत या को लिखने वाले स्वयं वेदव्यास अपने शरीर के जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। हम मतंग ऋषि को पूजा करते हैं, हम जावाली को पूजा करते हैं, हम विदुर को पूजा करते हैं, हम सबरी का सम्मान करते हैं, हम रैदास जी का सम्मान करते हैं। तो इसमें केवल कर्म का आधार भारतीय चेतना में है, भारतीय संस्कृति में है। और अगर अभी वर्तमान में आप आएंगे तो पंडित चिंतामणि शास्त्री जो वाल्मीकि समाज के थे, तो वाल्मीकि समाज के चिंतामणि शास्त्री होने के बावजूद भी जिन्होंने अपनी योग्यता से संस्कृत के प्रकांड विद्वान बने, जिनको संस्कृत महाविद्यालय का कुलपति काशी के विद्वानों के द्वारा बनाया गया, तो भारतीय संस्कृत में इस प्रकार का कभी नहीं है कि एक जाति की जिस जाति में जिसका आपके शरीर का जन्म हुआ है उसके आधार पर आपका सम्मान किया जाए, पूजा की जाए। सम्मान केवल गुण का होता है और गुण धर्म का होता है। अब इसका दूसरा इसके दूसरे पहलू भी हैं कि एक तकनीकी पक्ष है कि मारपीट का, और दूसरा तकनीकी पक्ष है पहचान छुपाने का। तो भारत में एक समाज की मान्यताएं हैं, अपना ग्राम संस्कृति है। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि पूरे एशिया में महेवा ब्लॉक ऐसा है कि जहां पर सबसे पहले 1937 में एक जॉन मेयर्ड थे जिन्होंने एक सर्वे कराया। तो सर्वे कराने के बाद में ये निकल के आया कि ये जो जमीन है यहाँ पे, जब ये जो जमीन है, यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति है, वो पूरे देश के लिए आइडियल होती है, जिसके कारण पूरे देश में एक्सटेंशन सेंटर बने, कम्युनिटी सेंटर बने। तो मेरे कहने का आशय है कि आपने पहचान क्यों छुपाई? पहचान छुपाने के अपना नाम न बताने और पहचान न बताने का कारण क्या है? आज भी देश में सैकड़ों ऐसे गैर ब्राह्मण संत हैं जिनका पूरा समाज सम्मान करता है। वो कथा भी करते हैं, भागवत भी करते हैं, और उन्होंने अपने गुण के आधार पर अपनी श्रेष्ठता साबित की, उनका सम्मान होता है। तो कहीं भी ब्राह्मण की कथा या दूसरी जात की कथा की बात नहीं है। मूल विषय ये है कि आपने अपनी पहचान को छुपाया, पहचान को छुपाने के आधार पर आपने पहचान भी छुपाई, लेकिन और दूसरी बात, अपने फर्जी आधार कार्ड बनवाया। फर्जी आधार कार्ड का मतलब है केंद्र सरकार की व्यवस्था को आप ध्वस्त करना चाहते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की संविधान की शपथ लेकर के जो प्रदेश के मुखिया बने हैं और जो संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान की चिंता उन्हें 24 घंटे सताई रहती है, ऐसे श्रीमान अखिलेश यादव नाम छुपाने वाले को, फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले को क्यों महिमा मंडित करते हैं? ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। हमारे साथ गोविंद माधव शुक्ला, चूंकि समाज सेवी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, एक नया ही माहौल, एक नया ही समाज देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि जिस तरह से देखा गया कि एक यादव, यहाँ पर जातिवाद की बात नहीं की जा रही है, लेकिन जाति को छिपा करके किया गया कार्य बताया जा रहा है। तो ऐसे में जब ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं कहा कि आप कथा ना करें, तो ऐसे में जाति को छिपाने की बात कहाँ से आ गई? क्यों जाति छिपाई गई और इसके पीछे की मंशा अगर जाना जाए तो क्या है और समाज पर इसका क्या प्रभाव? देखिए, हमने पूरे मामले की बहुत गंभीरता से जांच की है। कल हम सभी लोग वहां मौके पर गए थे और वहां पूरा प्रकरण देखा गया। एक तो ये है कि ब्राह्मणों के वो पूरा ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र, उसमें ये इस तरह से फ्रॉड करके और वहां पर जाकर के इसने जो कथा वाचन किया, इस बात से पूरा क्षेत्र आहत है, एक परिवार नहीं। उस परिवार को भी अफसोस है कि हमें पता नहीं था। गलत तो देखो गलत है, कोई ब्राह्मण अभी तक में कोई बड़ा ब्राह्मण नेता या कोई ब्राह्मण समाज सेवी नहीं बोला है कि ये जो बलात्कार किया गया कहीं से भी इस पर उसको करते हैं, भर्त्सना करते हैं, अफसोस करते हैं, लेकिन साथ में ये जो समाज को धोखा देने का जो कार्य किया जा रहा है और इस तरह का चल रहा है समाज में, इसका पूरी तरह से परिमार्जन होना चाहिए, निराकरण होना चाहिए। बहुत से लोग बाबा बने हुए समाज को गलत दिशा दे रहे हैं। इस व्यक्ति के और यूट्यूब पे तमाम सारे प्रकरण आए हैं,
तमाम सारी कथाएं आई हैं, जिसपे बड़े ही निचले स्तर से, बहुत निम्न कोटि स्तर से इसका कथावाचन चल रहा। अभी मैंने एक फेसबुक पे इसकी कथा देखी जिसमें ये बोला, मेरा नाम है घसीटा, मुझको घरवाली ने पीटा, मेरे मारे दो टमीटा, बड़े जोर से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिस इज द लेवल, ये लेवल है हमारे यहाँ ब्राह्मणों के समाज बैठे कथा करने का। फिर हमारी महिलाओं के साथ वहां चुटकुलेबाजी और हल्की हल्की मजाकें करते हुए देखा गया। फिर इसके साथ के जो और लोग हैं उनमें भी कोई ब्राह्मण नहीं है। हम इसकी पैरवी नहीं करते कि ब्राह्मण कथा करे या अन्य समाज कथा न करे। सबसे बड़ी कथा तो काकभूषण जी ने कही थी, जो भक्षा भक्षी खाने वाले थे, उस पर तो किसी ने विवाद नहीं किया। वाल्मीकि जी को हम कोई भी कर्म कांड करते हैं तो पहला आसन देते हैं। रैदास जी को हम लोग पूछते हैं। आप देखिएगा हमारे जितने निषाद हैं, गो हैं, अभी हमारे अरविंद दीक्षित जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही कि भाई यो ब्रह्मेन जानती सा ब्राह्मणा, ब्रह्म को आप जान ले, आप ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्रह्म की बात तो करिए, तत्व की बात तो करिए, दर्शन की बात तो करिए। आप तो अतार्किक बातें करके आप समाज को केवल चटपटा साहित्य परोस करके हमारे ब्राह्मण समाज को गलत दशा दे रहे। एक तो ये गलत काम। दूसरे, ये जो आधार कार्ड और फर्जी कार्ड बनाए, तो देखिए जो बालक हमारे थे जिन्होंने अपमान का वातावरण देख के उसके साथ में आक्रोश में आके ज्वलित होकर कार्य किया है, इन लोगों का सोचा समझा कार्य, इन लोगों का बाकायदा योजनाबद्ध साजिश के तहत इन लोगों ने कार्ड बनवाए है। ये संज्ञेय है। ठीक है सर, हमारे साथ अभिनव सिंह जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, जो कि अभिनव जी, जिस तरह से देखा जा रहा था कि आपसे पहले भी मैंने यही सवाल किया था कि अखिलेश यादव ने जब ये मामला प्रसंग में आया था, सामने आया था, तो अखिलेश यादव ने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाकायदे उस पीड़ित व्यक्ति को भी बुलाया था और ब्राह्मणों पर हमला किया था। अब कहानी कुछ और बयां कर रही है। कहानी कह रही है कि महिला से छेड़खानी की थी और महिला का नाम चूंकि परीक्षित रेणु तिवारी बताया जा रहा। तो ऐसे में उस महिला ने भी ये कहा था कि अखिलेश यादव सिर्फ एक तरफा सोच रहे हैं और एक तरफा होकर के ही ऐसी बयानबाजी की है। तो ऐसे में अब आप क्या कहेंगे? सर अनम्यूट कर लीजिए। देखिए रही बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की, तो माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश में किसी भी जाति वर्ग के साथ, किसी भी समुदाय के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीड़ित को के हक में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीड़ित के हक में आवाज को बुलंद करते हैं और उन्हें न्याय देने का प्रयास करते हैं। उसी तरह यह इटावा में जो संत हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके संबंध में भी माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको न्याय दिलाने की बात कही। अब यह जो मामला सामने आ रहा है फर्जी आधार कार्ड का, छेड़खानी का या अन्य जो मामला सामने आ रहा है, यह जांच का विषय है। क्योंकि कारण क्या है, जैसे अभी अरविंद जी ने और गोविंद माधव शुक्ला जी ने यह बात कहा कि जिसको भी जानकारी हो उसको पंडित कहते हैं, जिसको सनातन धर्म का अच्छी जानकारी हो उसको हम पंडित कह सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, उस व्यक्ति पे पेशाब करके छिड़कना, सामाजिक रूप से बाल मुड़वाना, क्या यह अपराध नहीं है? मुझे लगता है यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब आप कौन होते हैं? आप कानून हो, आप जज हो, आप कोर्ट हो, आप कौन हो सजा देने वाला? आप मुकदमा कराए होते कि ये फर्जी है, ये छेड़खानी किया। जब यह मामला मीडिया में उछला तो सामने आया कि ये फर्जी आधार कार्ड है, इस पे छेड़खानी किया। ठीक है सर, आप अच्छा ये बताइए अभिनव जी, ये बताइए कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं, जो गलत है गलत को गलत ना बोल करके आप उसमें पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप शुरू से ही बात कर लेते हैं, जब कथावाचक जब ब्राह्मण बनकर अग्नोत्री बनकर पहुंचा था तो उसे क्या आन पड़ी थी कि अग्नोत्री बन जाए, यादव बनकर चला जाता। फिर तो यहाँ तो धोखाधड़ी किया ना। फिर अगर धोखाधड़ी, अगर फर्जी आधार कार्ड है तो यह जांच का विषय है। मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ कि धोखाधड़ी किया है कि नहीं किया है। मैं जो मुझे मीडिया दिखाया, जो मीडिया ने खबर, अच्छा आप ये नहीं कह सकते कि ये धोखाधड़ी, यानी कि ये जब पूरा मामला खुला हो चुका है, ओपन है, हम सबके सामने है, अग्नोत्री बनकर गया व्यक्ति जो कि यादव था, बाकायदे अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ब्राह्मणों पर हमला किया था, और अब आप उसमें पर्दा डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है।
मैंने क्या कहा, यह जांच का विषय है। जांच अगर का विषय है दोषी वो अलग की बात है, लेकिन आप अपनी बात बताइए। पहली चीज देखिए एक दोहा के माध्यम से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे गांठ पड़ जाए। और अगर इस दोहा का मतलब यही हुआ, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, ऐसा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों ने ये मना नहीं किया कि आप कथावाचक बनकर आए हैं तो उनका बाकायदे सम्मान किया गया, लेकिन उनके अगर जाना था तो आप यादव बनकर जाते। ब्राह्मण समाज ने मना नहीं किया था, आपने भी सुना था, लेकिन यहाँ पर मामला ही कुछ और था। मैं वही तो बात कह रहा हूँ, तो इस पर दीजिए ना प्रतिक्रिया। मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर वो यादव थे, फर्जी आधार कार्ड बना के गए थे, तो यह जांच का विषय है। चाहे जो हो, सबको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा उसको भी मिलनी चाहिए जो समाज में किसी भी व्यक्ति का सामाजिक रूप से अपमान करता है। देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार समाज में जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो अब आपके अनुसार, आपके मुताबिक, सर आप ये बताइए, आपके मुताबिक अब कथावाचक को किस तरह की सजा देनी चाहिए? देखिए, अभी माता प्रसाद पांडे जी के ऊपर अपमान हुआ, उस पर कोई सवाल उठाया? भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ब्राह्मण पे हमला किए, उस पर कोई सवाल उठाया? मैं तो वही आप कहना चाहता हूं। आप तो फिर कुल मिलाकर के ये कहा जाए, आप इस पूरे मामले को ही सही मानते हैं? आप तरह तरह के उदाहरण जो दे रहे हैं, वहां पर भावना, कथा एक कथा नहीं होती, भावनाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला होता है, जो ईश्वर से जुड़ा होता है। कथा इसलिए भागवत कराता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग, लेकिन आप इस पर तरह, देखिए प्रथम दृश्य में जो ये प्रकरण सामने आ रहा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रथम दृश्य में किसी महिला के पेशाब को उसके ऊपर छिड़कना, बाल को गंजा कराना। ठीक है सर, ये आप जो बता रहे हैं, हमारे साथ प्रमोद दीक्षित खुद इटावा से जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। प्रमोद, पूरी अपडेट बताइए। और जैसा कि बताया जा रहा है महिला को लेकर के, अभिनव दीक्षित जो बता रहे हैं, क्या है पूरा प्रसंग अपडेट के साथ अभी तक की? बिल्कुल, जिस तरीके से जो 2 दिन से लगातार इटावा थाना बकीबत क्षेत्र के दांदापुर का जो मामला सामने आया है, और जो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी एक सनसनी सी फैल चुकी है, जहां पर एक ज्यादा लोग होने के बावजूद भी वो अग्निहोत्री का आधार कार्ड फर्जी लेकर के वो कथावाचक करने के लिए वहां जाते हैं, और जिसके चलते वो 2 दिन के दूसरी जो भागवत समाप्त होती, उसके बाद वो अपने जो रेणु को थी, तो उनके यहाँ जाकर के उनका हाथ पकड़ के उनको बैठने के लिए कहा, और उन्होंने कहा, कहना साफ तौर पे यही था कि जब तक हम लोग भोजन करते हैं तब तक आप लोग यहीं बैठेंगे। और इस तरीके से जो उनके साथ तबर्रता की गई, उसके बाद वहां के गांव वालों ने उनका जो भी जितने भी रुपए में वो आए हुए थे, उनका वो देकर दूर के वहां से उनको जाने के लिए कहा था। परंतु 48 घंटे बीत जाने के बाद आज सुबह के 2 बजे तब जाकर विपक्ष रेणु तिवारी का वहां पर परीक्षित का यहाँ मुकदमा फर्जी जो आधार कार्ड के रूप में लिखा गया है, जो कि उस दिन जो ब्राह्मण के 4 बच्चे, जो कि वीडियो में साफ तौर पे 2 या 3 बच्चे दिखाई दे रहे थे, पर बिना जांच के दौरान उनके 4 बच्चों को भेज दिया जाता है। वहीं अभी जो प्रवक्ता जो कह रहे थे कि इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, बीजेपी सरकार ने क्या किया, पर हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके सन 2012 के अंदर एक इटावा के संतोषपुरा गांव में एक ब्राह्मण को नंगा करके जूते की माला पहना के गधे पर उसको घुमाया गया था, तब अखिलेश कहां चले गए थे? तब क्या अखिलेश को रहम नहीं आया तब एक ब्राह्मण के ऊपर? आज जिस तरीके से अखिलेश ऐसे आरोपियों को, ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे छेड़खानी वाले साधु महात्माओं को हाथ लग रहे हैं, तो ये चीज अमान्य है। आप सम्मान से नाम दीजिए, वो माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं सम आदमी पार्टी के, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप अखिलेश नहीं कह सकते हैं। अखिलेश महोदय जी कहा है मैंने, आपने ठीक से सुना नहीं महोदय, आप कान में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लीजिए। ठीक है, गोविंद माधव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गोविंद माधव जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये जो बालों वाला घटना प्रकरण दिखाया जा रहा है, वो तो नाम बच्चों ने किया है, जो मैच्योर भी इतने नहीं है, बालक
अबोध है, अनजान है उनका, और वो अपराध भी असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल है। लेकिन इन लोगों ने, कथावाचकों ने जो किया है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है इन द आई ऑफ लॉ। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये प्रेजुडिस हुए हैं उनके आचरणों को देखकर, लेकिन इनका कंस्पायर्ड है सारा कृत्य जो उन लोगों ने किया है। हमारे माननीय किसान है, स्टार है वो राजनीति के राष्ट्रीय पटल पर। मैं केवल इस बात से मुझे खेद हुआ कि उनका जो ये महिमा मंडन किया गया है, ये महिमा मंडन करने के पहले इतने संजीदा नायक को, जननायक को पहले इस मामले की पूरी तह तक जाना चाहिए था और दोनों ही वर्गों को समान रूप से संरक्षण के भाव से बात करनी चाहिए थी। आपने एक नई ढोलक लेवाई, आपने 51,000 रुपए की घोषणा की, 21,000 रुपए तुरंत दिए। इससे बड़े हमें खेद हुआ। ठीक है अभिनव जी, जिस तरह से गोविंद माधव जी ने ये बात कही, अखिलेश यादव द्वारा किया गया ये जो काम था, इसको लेकर के छोटा सा जवाब चाहेंगे सर, समय का बहुत अभाव है। ये मुझसे पूछ रही? नहीं, अब ये जो भी हुआ, हम हमारे दोनों के नेता हैं। ठीक है सर, ठीक है अभिनव जी आप जवाब दीजिए। देखिए मैडम, जो आदरणीय माधव शुक्ला जी यह बार बार अखिलेश जी पे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अखिलेश जी ने एक तरफा कार्रवाई किया, लेकिन मीडिया के लोगों ने जो खबर परोसा उस खबर के आधार पर। आरोप नहीं है, पहली बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। और आप भी जानते हैं अखिलेश यादव ने परसों बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ढोलक भी पकड़ाई थी और साथ ही हारमोनियम भी दिया था। ये बात किसी से छिपी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये आरोप नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो खबर चली उसकी प्रथम दृष्टया में मीडिया हाउस में भी खबर चला कि एक कथावाचक के साथ उसका बाल छिलवाया गया, उसके साथ मारपीट की गई, एक अंधा व्यक्ति के साथ मारपीट किया गया, किसी महिला के मूत्र को उसके ऊपर छिड़का गया। तो इस संबंध में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्याय की मांग की। मैं अभी भी ये बात कहता हूँ। तो सर ये भी तो था कि जहां पर कथा करने गए थे, जो कथा करवा रहा था, उस महिला का भी यही कहना है कि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने एक तरफा ही ये बात कही है, उन्होंने तो दोनों तरफ की बातें सुनी ही नहीं। सभी अगर यह फर्जी आधार कार्ड का मामला है, छेड़खानी का मामला है, तो यह जांच का विषय है और जांच करके जरूर से जरूर सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अरविंद दीक्षित जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वंदना जी, फर्जी आधार कार्ड का प्रकरण है और पहचान छुपाने का प्रकरण है, ये दोनों प्रकरण है। और तीसरा प्रकरण है उसकी शर्मनाक हरकत का। लेकिन अगर आप देखिए पूरे प्लान को देखिए कि नियोजित करके कैसे प्लान बनाया गया। श्रीमान अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके आप पहले बयान देखिए, वो कहते हैं कि कहीं भी पत्थर रख दे मंदिर बन जाएगा। सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था क्या रही है? क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में वो कह सकते हैं? और वो कहते हैं मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अपनी जात बताओ भाई। तो उनकी मनसा पहले से दिखाई देती है। अखिलेश यादव का बयान आता 27 में हम आएंगे, गोरखपुर जाएंगे, बुलडोजर ध्वस्त करेगा, गोरखपुर को ध्वस्त करेगा, मठ को ध्वस्त करेगा। तो अखिलेश यादव के पूर्व बयान और नियोजित षड्यंत्र में आप देखिए कि फर्जी आईडी वाले को आप शपथ आपने संविधान की ली है, संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति फर्जी आईडी वाले को प्रमोट करता है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ी हिंसा सामाजिक फैलाने की मंशा है? इसकी भी शासन को जांच करनी चाहिए और जांच होगी। और न्याय के पक्ष में सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की है। न्याय 100% सुनिश्चित होगा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन निश्चित रूप से इसमें नियोजित षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, जिसमें श्रीमान अखिलेश यादव प्लान के आधार पर उनको जो नाम छुपाते हैं, छुपा के वो क्या करना चाहते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं, उनको महिमा मंडित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। श्रीमान जी बीच में बोलने का तरीका नहीं है, मैं ऐसे बहस नहीं करता हूँ। आप बोल रहे थे मैं चुप रहा, ये तरीका नहीं है, मैं इस तरीके से बात नहीं करता हूँ। और श्रीमान अखिलेश यादव ने महिमा मंडित किया है अपराधियों को। जो केंद्र सरकार की व्यवस्था होती है जिसमें पहचान पत्र बनाए जाते हैं, उस व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले अपराधियों को, जो आरोपी हैं, उनको महिमा मंडित करने का काम किया है। क्या इन्हें संविधान बचाने का अधिकार है? 24 घंटे संविधान की चिंता करने वाले श्री अखिलेश यादव
इनकी मंशा पहले भी दिखाई दे चुकी है कि कितना इन्हें सनातन का और कितना कथा भागवत का प्रेम है। क्योंकि ये तो कहते हैं कहीं भी पत्थर रख दे मंदिर बन जाता है, क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में इनकी हिम्मत पड़ सकती है कि कहीं भी पत्थर रखो मस्जिद बन जाएगी? ये नहीं कह सकते, क्योंकि सनातन का अपमान करना है, सनातन का नेस्त नाबूद करना है और सनातन को नष्ट करने वालों के साथ ये खड़े होते हैं और उसके बाद में उन्हें प्रमोशन भी देते हैं, क्योंकि इनको तो हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े करना है, बाकी को इकट्ठा रखना है। तो ये पूरा षड्यंत्र है, षड्यंत्र की भी जांच होनी आवश्यक है। किस प्रकार का षड्यंत्र नियोजित है जिस समाज को खंड खंड करके समाज में हिंसक वातावरण पैदा करना। ठीक है सर, जिस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। कथावाचक के पास से 2 आधार कार्ड चूंकि फर्जी बताए जा रहे हैं पाए गए हैं। अब इस पर भी नई जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि आखिर 2 आधार कार्ड, 2 जो पहचान पत्र होते हैं वो क्यों और किस लिए रखे गए थे और अपने पास क्यों रख रहा था कथावाचक, एक गंभीर सवाल है और इसके पीछे की मंशा क्या है ये जांच का विषय है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बता रहे हैं आपको जिस तरह से भागवत कथा बनी विवाद की कथा और इसका नया मोड़ और कार्रवाई किस एंगल से होती है ये देखने वाली बात होगी। बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।